हेलो दोस्तों, आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल अब्बास स्टडी सेंटर पे खैर मकदम करता हूँ। इससे पहले की वीडियो में जो हमने एमएसडीयू के बीए फर्स्ट सेमेस्टर उर्दू के सिलेबस का जो तारुफ़ कराया था, आज जो है पहला चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो क्या है कि जो उस चैप्टर का जो नाम है वह है ज़बान और इल्म ज़बान। ज़बान और इल्म ज़बान और हिंदुस्तानी ज़बान का तारुफ़। क्या है कि ये पहला चैप्टर है जो कि क्या है सिलेबस के, जब आप लोग पहली वीडियो देखेंगे जो कि क्या है एज अ प्लेलिस्ट आप लोगों को शेयर कर दी गई है। जितने भी एमएसडीयू और अदर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एमएसडीयू की जो एग्ज़ाम डेट 25 नवंबर घोषित हो गई है कि 25 नवंबर से आप लोगों का पेपर चालू हो जाएगा। फिर क्या है सब्जेक्ट वाइज किस डेट में आप लोगों का पड़ता है वो क्या है एग्ज़ाम शेड्यूल जारी होने के बाद पता चलेगा। तो क्या है आज पहला चैप्टर यानी ज़बान और इल्म ज़बान और हिंदुस्तानी ज़बान के तारुफ़ के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और ये महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी और जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हुई और फिर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हुई, ये सब के सब क्या है कि ये मिलता जुलता निसाब रहता है। तो ये हर एक यूनिवर्सिटी के लिए आप लोगों को मुफीद साबित होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि पहले चैप्टर में क्या कहा जा रहा है कि ज़बान और इल्म ज़बान के मुतालिक। तो ज़बान और इल्म ज़बान हिंदुस्तानी बोलियों और ज़बानों का तारुफ़। क्या है कि इसमें कहा जा रहा है कि इस ज़बान की इस्तिलाह और तारीफ़, ज़बान की इस्तिलाह और तारीफ़। तो इसमें अब ज़बान की तारीफ़ बताई जा रही है कि इस्तिलाह में या तारीफ़ क्या होती है। ज़बान लिसानियात की इस्तिलाह में वो मलफूज़ आवाज़ें हैं, वो मलफूज़ आवाज़ें हैं जो इंसान अपने मुंह से अदा करता है और जिनके ज़रिए से वह अपने माफ़ी ज़मीर को दूसरों पर ज़ाहिर करता है। अब इस लाइन में ये कहने की कोशिश की गई है कि ज़बान की जो तारीफ़ होती है, ज़बान की माहिरीन लिसानियात ने यानी लिसानियात की इस्तिलाह में वो मलफूज़ आवाज़ें होती हैं जो इंसान अपने मुंह से अदा करता है, जिनके ज़रिए इंसान अपने ज़मीर माफ़ी ज़मीर में या अपने जज्बात को, एहसासात को या ज़रूरियात को दूसरों पर ज़ाहिर करता है। तो वह क्या कहलाती है, वह ज़बान कहलाता है। वह क्या कहलाता है, ज़बान कहलाता है। ठीक। फिर ज़बान को इजहार के दूसरे ज़रियों से भी से मुमय्यज़ करना इल्मी लिहाज से ज़रूरी है, इल्मी लिहाज से ज़रूरी है। ज़बान उलमाए लिसानियात के लिए एक आला है। अब देखिए कितनी अहम बातें की गई, अहम बात की गई है कि ज़बान जो है वह क्या है कि उलमाए लिसानियात के लिए एक आला के रूप में काम करती है, आला के रूप में काम करती है, जिसके ज़रिए इंसान शऊरी तौर पर अपने इरादे के साथ अपने ख़याल को पेश करता है। यानी जब कोई इंसान ये चाहता है कि अपने ख़यालात को पेश करे, अपने जज्बात को पेश करे, अपने एहसासात को पेश करे, तो वह क्या है कि वह ज़बान को बतौर आला के रूप में इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पे वही बताने की कोशिश की गई है कि जिसके ज़रिए इंसान शऊरी तौर पर और इरादे के साथ अपने ख़याल को पेश करता है और इसका बड़ा मकसद ये होता है कि दूसरे इंसान उस ख़याल को सुनते हैं, इंसान उस ख़याल को सुनते हैं और समझते हैं। गोया ज़बान ख़यालात को दूसरों तक पहुँचाने के लिए उसका इजहार है। अब देखिए बात की गई है क्या है कि ज़बान जो है क्या है ख़यालात को दूसरों तक पहुँचाने के लिए क्या है इजहार है कि ज़बान के ज़रिए ही इंसान अपने ख़याल को दूसरों तक इजहार करता है, ज़ाहिर करता है। ठीक। अब यहाँ पे एक माहिरीन लिसानियात की एक परिभाषा, एक डेफिनेशन या तारीफ़ बताई गई है कि गिरे ने क्या ज़बान के मुख्तलिफ़ मफ़हूम और इस्तेमाल को 3 अज्ज़ा में तक़सीम किया है, 3 अज्ज़ा में तक़सीम किया है। अब वो अज्ज़ा कौन कौन से हैं। अब देखिए पहला जुज़ की बात किया जाए तो ज़बान अपने वसी तरीन और आम मफ़हूम में, यानी ज़बान का जो पहला मफ़हूम जो बताया जा रहा है, जो गिरे ने बताया है कि क्या है कि ज़बान अपने वसी तरीन और आम मफ़हूम में क्या होती है कि किसी जानदार के जज्बाती या ज़हनी तसव्वुरात को ज़ाहिर करने और दूसरे जानदारों तक पहुँचाने या उनसे हासिल करने का कोई भी ज़रिया हो सकता है।
अब देखिए ज़बान क्या है कि वसी तरीन और आम मफ़हूम में क्या होती है कि किसी जानदार के जज्बाती या ज़हनी तसव्वुरात को ज़ाहिर करने और दूसरे जानदार तक पहुँचाने या उनसे हासिल करने का कोई भी ज़रिया हो सकती है। ठीक। और दूसरा जुज़ जो बताया है, मफ़हूम का दूसरा जुज़ बताया है कि अपने ख़ास और मुरव्वजा मफ़हूम में, अपने ख़ास और मुरव्वजा मफ़हूम में ज़बान क्या होती है? ज़बान वो इज़हार है जिसके ज़रिए इंसान का कलाम है, जिसका ज़रिया इंसान का कलाम है और जिसे दूसरे इंसान सुन सकते हैं, और आवाज़ें जो इज़हार का ज़रिया है वह एक मुकर्ररा निज़ाम में और इस तरह से मरबूत होती और सुनाई देती है जो आम इस्तेमाल के लिहाज से किसी मखसूस ज़माने में एक मखसूस समाजी गुरोह के आम अफराद के लिए उमूमन काबिल फ़हम है। अब यहाँ पे बताने की कोशिश ये की गई है कि जो दूसरा जुज़ है कि ज़बान क्या है कि वो इज़हार है जिसका ज़रिया इंसान का कलाम है। जैसे कि इंसान जब कलाम करता है तो वह किसकी मदद से करता है? वो ज़बान की मदद से करता है। ठीक। और जिसे दूसरे इंसान सुन सकते हैं, क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक गौरतलब बात यह है कि जब ज़बान का मुराद लिया जाए, ज़बान की मुराद लिया जाए कि ज़बान हकीकतन होती क्या है, तो ज़बान में सिर्फ़ और सिर्फ क्या है कि इंसान के वो मलफूज़ वो अल्फाज शामिल होते हैं कि जो वह अपनी ज़बान से बोलता है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि हाथों का इशारा करना भी ज़बान है, नहीं, लेकिन क्या है कि ये सब उसके ज़ेल में आते हैं, यानी ज़ेली मफ़हूम है उसके। लेकिन क्या है कि ज़बान सिर्फ़ और सिर्फ क्या है कि इंसान के मलफूज़ आवाज़ों को कहा जाता है कि जो ज़बान से बोला जाता है वही ज़बान होती है। क्या होती है? वही ज़बान होती है कि वो आवाज़ें जो इज़हार का ज़रिया एक मुकर्ररा निज़ाम में और इस तरह से मरबूत होती है कि वह सुनाई देती है जो आम इस्तेमाल के लिहाज से किसी मखसूस ज़माने में एक मखसूस समाजी गुरोह आम अफराद के लिए उमूमन काबिल फ़हम होती है। यानी ज़बान जिसकी क्या है, समाज जिसको या कोई आम अफराद जिसको समझ सकता है। ठीक। तीसरा मफ़हूम जो गिरे ने बताया वो क्या है कि अपने ख़ास और मुस्तआर मफ़हूम में ज़बान क्या होती है? ज़बान का लफ्ज़ इंसानों के आपस में एक दूसरे पर ख़यालात को इजहार करने और उन्हें हासिल करने के दूसरे ऐसे सारे वसाइल इजहार है जैसे इशारों, अलामत और निशानियों और इसी तरह के दूसरे तरीक़ों के लिए भी इस्तेमाल होता है। इजहार के लिए ऐसे ज़रियों में बाज़ वक्त बेजान अशिया को भी शामिल कर लिया जाता है। अब देखिए इसमें बताया जा रहा है कि ज़बान जो अपने ख़ास मफ़हूम में किस तरह इस्तेमाल होती है कि ज़बान क्या होता है? इंसानों को आपस में एक दूसरे पर ख़यालात को ज़ाहिर करने और उन्हें हासिल करने और ऐसे सारे वसाइल इज़हार जैसे कि इशारों, अलामत, निशानियों, ये सब के सब क्या है कि ज़बान ही के ज़ेल में आते हैं और इसी तरह के दूसरे तरीक़ों के लिए भी इस्तेमाल होता है। इजहार के लिए ज़रियों में बाज़ वक्त बेजान अशिया को भी शामिल कर लिया जाता है। यानी ज़बान में कभी कभी बेजान अशिया को भी शामिल कर लिया जाता है। जैसे कि मिसाल यहाँ पे दी जा रही है कि जिनके बारे में समझा जाता है कि वो जज्बात, एहसासात या किसी ख़ास मफ़हूम को ज़ाहिर कर सकते हैं, जैसे कि घोड़े की नाल या गुलाब वगैरह। जैसे घोड़े की नाल या गुलाब वगैरह, ये भी क्या है कि ये आपको खूबसूरती का पता देता है। तो इसी तरीके से क्या है कि ये हम समझते हैं कि खूबसूरती के बारे में गुलाब को देखकर ये अपने मोहब्बत का इजहार करता है वगैरह वगैरह समझ जाया जाता है। यानी ज़बान का इस्तेमाल नहीं करता, गुलाब देखकर हम समझ जाते हैं कि क्या है कि वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है। ये क्या बेजान अशिया को भी शामिल कर लिया जाता है किसमें? ज़बान में। ठीक। तो ये क्या थी? ज़बान का मफ़हूम था। ठीक। अब यहाँ से जो बताया जा रहा है वह ज़बान के अक़साम बताया जा रहे हैं, ज़बान की कितनी किस्में हैं। तो अगर देखा जाए तो मुख्तसरन क्या है कि ज़बान की बहुत सी किस्में हैं। क्या जैसे मादरी ज़बान है, दफ्तरी ज़बान है, सरकारी ज़बान है, फिर उसके बाद क्या है कि तहरीरी ज़बान है, इशाराती ज़बान है, अलामाती ज़बान है। तो ये सारे के सारे क्या है ज़बान ही के अक़साम होते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि पहली किस्म क्या है कि मादरी ज़बान। अब मादरी ज़बान क्या होती है कि ज़बान अव्वल या नस्ली ज़बान, यानी इसको ज़बान अव्वल या नस्ली ज़बान भी कहा जाता है। आबाई ज़बान भी मादरी ज़बान को कहा जाता है या पैदाइशी ज़बान। अब यहाँ पे पैदाइशी ज़बान को भी मादरी ज़बान कहा जाता है। किसी इंसान की
उस ज़बान को कहा जाता है जिसको वो बचपन में माँ बाप से सीख ले और उस ज़बान को बतौर ज़बान अव्वल इख्तियार कर ले। अब देखिए मादरी ज़बान की तारीफ़ यहाँ पे बताई जा रही है कि मादरी ज़बान क्या है, कि मादरी ज़बान ज़बान अव्वल है, ज़बान अव्वल है, नस्ली ज़बान है, आबाई ज़बान है, पैदाइशी ज़बान है, या वो ज़बान है जो बचपन में कोई भी बच्चा क्या है अपने माता पिता या माँ बाप से कोई भी ज़बान सीख लेता है और उसको बतौर ज़बान अव्वल इख्तियार कर लेता है, तो वो क्या होता है, मादरी ज़बान होता है। यानी पैदाइशी जो अपने माहौल में रहकर, अपने वातावरण में रहकर, अपने माँ बाप के ज़रिए जो ज़बानें सीखता है वो क्या होता है, मादरी ज़बान कहलाती है। ठीक। जो दूसरी किस्म है वह क्या है, दफ्तरी ज़बान। यह भी क्या है कि ज़बान की किस्मों में से एक किस्म है दफ्तरी ज़बान। दफ्तरी ज़बान से मुराद वो ज़बान होती है जिसे हुकूमती सतह पर किसी मुल्क, रियासत या इलाके में ख़ास कानूनी मकाम दिया गया हो, ख़ास कानूनी मकाम दिया गया हो। किसी मुल्क की दफ्तरी ज़बान वो ज़बान कहलाती है कि जिसे हुकूमत, अदलिया या इंतज़ामिया में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि अदालत वगैरह में या इंतज़ामिया वगैरह में जिसका इस्तेमाल किया जाता है और कानूनी तौर पर उसको इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, दफ्तरी ज़बान के नाम से जाना जाता है। ठीक। तीसरी जो किस्म है वह है तहरीरी ज़बान। तहरीरी ज़बान, ठीक। तहरीरी ज़बान उस ज़बान को कहा जाता है जिसमें लिखाई की जाती है, जिसमें लिखावट की जाती है या लिखाई की जाती है। हर ज़बान के मुख्तलिफ़ लहजे होते हैं, लेकिन तहरीरी ज़बान अक्सर उन तमाम लहजों का मुश्तरका निचोड़ होता है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी शख्स की तहरीरी, तालीमी, मादरी, दफ्तरी या कौमी ज़बान एक हो। अब इसमें जो तहरीरी ज़बान के बारे में जो तारीफ़ बयान की गई, तहरीरी ज़बान वो होती है कि जो लिखी जाती है, जो लिख कर, यानी अगर कोई ये चाहता है कि तहरीरी ज़बान की परिभाषा या डिफिनेशन बनाए तो एहसासात या जज्बात या अपने तस्वुरात को दूसरों तक पहुँचाने का वो ज़रिया जिसको वे इंसान लिख कर पहुँचाए तो वह क्या होती है, तहरीरी ज़बान होती है। और देखिए इसमें जो लास्ट पॉइंट में ये कहा गया है कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक शख्स की तहरीरी, तालीमी, मादरी, दफ्तरी, कौमी ज़बान एक हो सकती है। यानी कोई एक आदमी है कि तहरीरी भी उसकी ज़बान हो सकती है, तालीमी भी उसकी ज़बान हो सकती है, मादरी भी वही ज़बान हो सकती है, दफ्तरी भी वही ज़बान हो सकती है और कौमी भी वही ज़बान हो सकती है। ठीक। चौथी किस्म जो बताई जा रही है वह इशाराती ज़बान है। क्या है, इशाराती ज़बान। जिस्म के आज़ा का इस्तेमाल करते हुए ख़यालात को दूसरे शख्स तक पहुँचाने को इशाराती ज़बान से ताबीर किया जाता है। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो इशाराती ज़बान होती है कि जिस्म से कोई भी इशारा करके जब अपने ख़यालात को, इज़हारात को जब दूसरों तक पहुँचाया जाए तो इसको क्या कहा जाता है, इशाराती ज़बान कहा जाता है। जैसे कानों से माजूर लोग अक्सर बोल चाल के बजाय इशारों की ज़बान इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर कोई इंसान सुन नहीं पाता है, सुनने से माजूर है, कानों से माजूर है, वह सुन नहीं पाता है, तो वह क्या है कि उनको इशारों की भाषा दी जाती है, इशारों की ज़बान उसको सिखाई जाती है। पाँचवीं जो किस्म है वह अलामती ज़बान है। वो पाँचवीं किस्म क्या है, अलामती ज़बान। ऐसी ज़बान जिसमें अलामत की मदद से किसी सोच या जज्बात का इबलाग किया जाए, यानी सोच या जज्बात का इबलाग किया जाए। इस तरह की ज़बानें लफ्ज़ियात से मुख्तलिफ होती हैं, इसमें लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं होता है। इस ज़बान में तजरीदी रंग गालिब होते हैं, जैसे सड़क पर मौजूद ट्रैफिक के लिए अलामत। अब जब आप ट्रैफिक के लिए जब आप सड़क पर देखेंगे कि ट्रैफिक क्या है, कि आपको राइट की तरफ एरो दिखेगा तो आप समझ जाएंगे क्या है, राइट की तरफ मुड़ना है। अगर लेफ़्ट की तरफ दिखेगा तो आप क्या है, लेफ़्ट की तरफ मुड़ना है। तो इस तरीके से क्या है, ये अलामती ज़बान है। कहीं पे क्या है, इस तरीके का कट का निशान दिया जाएगा और नीचे क्या है, तो आप समझ जाएंगे कि आगे रास्ता बंद है। तो ये क्या है कि आप सड़क पर चलते हुए क्या है कि आप ट्रैफिक के ज़रिए या सड़क पर चलते हुए अलामात के ज़रिए ये ज़बान क्या है, पहचान सकते हैं। तो ये भी क्या है, ज़बान की किस्मों में से एक ज़बान मानी जाती है।
यहाँ पे क्या है कि उसी चैप्टर का दूसरा जो पॉइंट है क्या है कि पहला पॉइंट क्या था, ज़बान और इल्म ज़बान, और साथ साथ क्या हिंदुस्तान की ज़बानें, हिंदुस्तान की ज़बानों का तारुफ। अब यहाँ पे क्या हिंदुस्तान की ज़बानों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ठीक, अब इसमें कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में कई नस्ल के लोग बसते हैं, इसलिए यहाँ की ज़बानों में भी बड़ा तनव्वु पाया जाता है। हिंदुस्तान में जितनी भी ज़बानें बोली जाती है उन्हें 4 ख़ानदानों में मुनक़सिम किया गया है, जो हस्ब ज़ेल है। क्या है, हिंदुस्तान में जितनी भी ज़बानें बोली जाती हैं, जितनी भी ज़बानें बोली जाती हैं, चाहे वो मलयालम हो, चाहे वो गुजराती हो, चाहे वो तेलुगु हो, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो मगरबी हो, चाहे वो मशरक़ी हो, कोई भी जो ज़बानें बोली जाती हैं उनको क्या है कि 4 ख़ानदानों में मुनक़सिम किया गया। और वो 4 ख़ानदानें कौन कौन सी है? पहली ख़ानदान है क्या है कि हिंद यूरोपी या आर्याई ख़ानदान। पहली ख़ानदान क्या है? हिंद यूरोपी या आर्याई ख़ानदान। दूसरी ख़ानदान जो है द्राविड़ी ख़ानदान। तीसरी जो ख़ानदान है वह तिब्बत चीनी ख़ानदान। और चौथी जो ख़ानदान है वह क्या है? आष्ट्रिक ख़ानदान है। चौथी ख़ानदान क्या है? वह आष्ट्रिक ख़ानदान है। अब यहाँ पे पहली जो ख़ानदान है हिंद आर्याई या यूरोपी ज़बान, अब क्या होती है, इसकी विशेषता क्या होती है वगैरह वगैरह के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो क्या है, पहला क्या है? हिंद आर्याई ज़बानें। हिंद यूरोपी ख़ानदान की जो ज़बानें हिंदुस्तान में बोली जाती है आर्याई कहलाती है। क्या कहलाती है? यानी हिंदुस्तान में जो हिंद यूरोपी की ख़ानदान की जो ज़बानें बोली जाती है उनको क्या कहा जाता है? आर्याई ज़बान कहा जाता है। इस शाख की ज़बानों को आर्याई ज़बानें भी कहते हैं। आर्याई ज़बानें बोलने वाले अपने असली वतन से नक़ल मकाम करके मुख्तलिफ़ मकामात में एक वक्त में नहीं गए हैं। अब यहाँ पे जैसे जब आर्याओं की आमद हिंदुस्तान में हुई है तो वहाँ पे जब वो आए तो अलग अलग मकाम पे आए हैं, अलग अलग मकाम, यानी एक जगह पर सारे के सारे लोग आर्या लोग इकट्ठा नहीं हुए, बल्कि वह अलग अलग मकाम पे यहाँ पे आए, बल्कि वह एक गुरोह के बाद दूसरा गुरोह मुख्तलिफ़ ज़मानों में मुंतकिल होता गया है। और ऐसा नहीं है कि एक साथ ही सब, कभी कोई आया, कभी कोई आया, कभी एक गुरु आया आर्याओं का, कभी दूसरा गुरु आया आर्याओं का। इस तरीके से क्या है, उनकी आर्याओं की आमद हिंदुस्तान में हुई है। तो वही बताया जा रहा है यहाँ पे, मुंतकिल होता गया है। हिंदुस्तान और ईरान की तरफ आने वाले आर्या, यहाँ पे अली मदवा होगा, आर्या एक ही रास्ते से नहीं आए बल्कि कई रास्तों से आते रहे। और वह ज़बानें जो दर्दी कहलाती है उन ग्रोहों की ज़बानें हैं जो हिंदुस्तान की ज़बानों की तश्कील पाने से पहले अलग हो गई थी। अब यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि जब आर्याओं की आमद हिंदुस्तान में हुई है तो वह क्या है कि वह एक ही रास्ते से नहीं आए हैं बल्कि क्या है, मुख्तलिफ़ रास्तों से आए। और वो ज़बानें जो दर्दी कहलाती हैं उन ग्रोहों की ज़बानें हैं जो हिंदुस्तान की ज़बानों की तश्कील पाने से पहले अलग हो गई थी। अभी हिंदुस्तान की ज़बानें तश्कील नहीं पाई थी लेकिन वो ज़बानें अलग हो गई थी, तो उसको क्या कहा गया है? वह दर्दी कहा गया है। क्या कहा गया है? दर्दी ज़बानें कहा गया है। ठीक। और फिर उसके बाद क्या, आर्या जिस तरह मुख्तलिफ़ औक़ात और मुख्तलिफ़ ग्रोहों में हिंदुस्तान आते थे उससे ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ़ ज़मानों में आने वाले ग्रोह अलग अलग और मुशाबे बोलियां बोलते थे। ठीक, जब वो अलग अलग मुशाबे बोलियां बोलते थे तो यही बोलियां बाद में प्राकृतों की शक्ल में मुतय्यन हुई। लेकिन इन मुख्तलिफ़ बोलियों के बोलने वालों के आपस में इल्मी इर्तिबात और मजहबी इजहारात के ज़रिए एक बोली मेयार बन गई जिसे ख़ास तौर पर मजहबी तहरीरों के लिए फ़रोग़ दिया गया। ठीक, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब आर्याओं की आमद हुई तो वह क्या, मुख्तलिफ़ जगहों पे, मुख्तलिफ़ मकामात पे, मुख्तलिफ़ औक़ात पर आए। ठीक, और जाहिर है कि जब वो लोग आए हैं तो अलग अलग बोलियां और मुशाबे बोलियां बोलते थे और यही बोलियां क्या है, बाद में जाके प्राकृतों का रूप ले लिया मुतय्यन ने। लेकिन मुख्तलिफ़ बोलियों के बोलने वाले के आपस में इल्मी इर्तिबात और मजहबी इजहारात के लिए यह बोलियां मेयार बन गई जिसे ख़ास तौर पर मजहबी तहरीरों के लिए फ़रोग़ दिया गया। या इल्मी ज़बान हिंद आर्याई ज़बानों के इर्तिक़ा के मुख्तलिफ़ मदारिज में थोड़े बहुत तग़य्युरात के साथ
बनी रही। गोया बोल चाल की ज़बानें अपने इर्तिका के मुख्तलिफ मराहिल में तब्दील होती रही। अब यहाँ पे ये बताई जा रही है, तो सबसे पहले क्या है कि आर्याओं की आमद हुई अलग अलग जगहों पे, ठीक। और फिर साथ साथ वह क्या है कि बाद में प्राकृतों का रूप ले लिया, और वह ज़बानें क्या है इल्मी इर्तिबात और मजहबी इज़हारात के लिए बोली जाने लगी और मजहबी तहरीरों के लिए फ़रोग़ दिया गया। और फिर यहीं से हिंद आर्याई ज़बानों का इर्तिक़ा मुख्तलिफ मदारिज यानी मुख्तलिफ दर्जों में थोड़ा बहुत तग़य्युरात के साथ होता गया, ठीक। और फिर क्या हिंद आर्याई ज़बानें मौजूदा रूप तक पहुँचने के लिए इर्तिक़ा के 3 मुअय्यन मरहलों से गुज़री है। या ये 3 मरहले कौन कौन से हैं? ये हैं, पहला मरहला क्या है कदीम हिंद आर्याई, दूसरा क्या है दरमियानी हिंद आर्याई, तीसरा क्या है जदीद हिंद आर्याई। अब जितने भी हमारे हिंदुस्तान में हिंद आर्याओं की आमद के बाद हिंद आर्याई का इर्तिक़ा हुआ है, तो माहिरीन लिसानियात ने इसका मुताला करने के लिए हिंद आर्याई ज़बानों को क्या है 3 मदारिज 3 मरहलों में क्या है मुनक़सिम किया। पहला मरहला क्या है, पहला दौर क्या है कदीम हिंद आर्याई का दौर है, दूसरा दरमियानी हिंद आर्याई है, तीसरा क्या है जदीद हिंद आर्याई, ठीक। अब यहाँ पे कदीम हिंद आर्याई क्या होती है, क्या इन मरहलों की ज़बानों के लिए मुतबादिल नाम क्या है इब्तदाई प्राकृत, सानवी प्राकृत, सलासी प्राकृत भी तजवीज़ किया जाता है। अब देखिए इन मरहलों के ज़माने को मुतबादिल नाम यानी हम कदीम हिंद आर्याई को क्या है इब्तदाई प्राकृत, और जो दरमियानी हिंद आर्याई को सानवी प्राकृत, और क्या है कि जदीद हिंद आर्याई को सलासी प्राकृत के नाम से भी जानते हैं, ठीक। ये उसका मुतबादिल नाम है। जो पहला कदीम हिंद आर्याई क्या ये इब्तदाई प्राकृतों का दौर है जो तकरीबन 1500 क़ब्ल मसीह से लेकर 600 क़ब्ल मसीह तक रहा है। यानी कदीम हिंद आर्याई का दौर कब से कब तक रहा है, वह 1500 क़ब्ल मसीह ईसा मसीह से पहले 600 ईसा मसीह तक रहा है। इस दौर में 2 तरह की ज़बानें मिलती है, एक बोलचाल की ज़बानें और दूसरी अदबी ज़बानें। कहाँ कब, यानी 1500 से लेकर 600 ईस्वी तक 2 तरह की ज़बानें आपको देखने को मिलेगी। पहली क्या है बोलचाल की ज़बानें हैं, दूसरी क्या है अदबी ज़बानें, ठीक। इनमें जोग्राफियाई एतबार से सौती और बाज़ मखसूस सूरतों में तश्कीलियाती फ़र्क पैदा हो गए। इनके मद्देनज़र इब्तदाई प्राकृतों के 5 गुरोह मुतय्यन किए गए, क्या है शुमाली, मगरबी, जनूबी, मशरक़ी और वसती ज़बानें। यह ग़ालिबन इब्तदा में आने वाले आर्यों की बोलियां थीं और बाकी उन गुरोहों की जो बाद में हिंदुस्तान आए और वसती गुरोह के अतराफ़ के इलाकों में फैलते गए, ठीक। और फिर उसके बाद क्या है कि इस दौर के अहम आसार वेदी गीत हैं। इस दौर के अहम आसार यानी कदीम हिंद आर्याई के जो अहम आसार हैं वो क्या है वेदी गीत है। इनका आगाज़ अमलन आर्यों के हिंदुस्तान आने से कब्ल हो चुका था, लेकिन उनकी तरतीब का ज़माना बहुत बाद का है। मुख्तलिफ़ वेदों में भी बोलियों के फ़र्क, लफ्ज़ों के रूप और कवायदी रूप के इख्तिलाफ़ात की शक्ल में दिखाई देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे ये कहने की कोशिश की गई है कि जो कदीम हिंद आर्याई है उसके जो आसार मिलते हैं वह कहाँ मिलते हैं, वैदिक गीत में मिलते हैं। और क्या है कि और इस वैदिक गीत में क्या है कि ये आर्याओं के पहले से भी ये क्या है कि इसका अमल में लाया जा चुका था और उनका तरतीब का ज़माना बहुत बाद का है, लेकिन मुख्तलिफ़ वेदों में भी बोलियों और फ़र्क़ों के रूप और कवायदी रूप के इख्तिलाफ़ात की शक्ल में दिखाई देते हैं। वेदों के अलावा इस दौर के दूसरे कारनामे ब्राह्मण और उपनिषद है, ठीक। उनकी ज़बान को भी वेदी और कभी कभी वेदी संस्कृत के नाम से मौसूल किया जाता है, ठीक। दूसरा क्या है दरमियानी हिंद आर्याई। यह सानवी प्राकृत थी जिनका ज़माना 600 क़ब्ल मसीह से लेकर 1000 ईस्वी तक है। इस दौर को हिंदुस्तानी क़वायद नवेस प्राकृतों का दौर भी कहते हैं। इस दौर की बोल चाल की ज़बानों या प्राकृत ने इतनी तरक्की कर ली थी कि उनमें से बाज़ अदबी अगराज़ के लिए भी इस्तेमाल होने लगी थी, ठीक।
इनमें सबसे पहले पाली मंजर आम पर आई। इसमें बोली को अदबी ज़बान के मर्तबे तक बुलंद करने का सेहरा गौतम बुद्ध और उनके पीरों के सर है। यानी क्या है, जो प्राकृत के बाद सबसे पहले जो मंजर आम पर आई वो कौन सी ज़बान है, वो पाली है। और पाली ज़बान में क्या है, गौतम बुद्ध और उनके पीरों के जो क्या है उसको उस मर्तबे को बुलंद करने के नाम या जो सेहरा जाता है, जो इसको इर्तिका की बुलंदियों का जो सेहरा जाता है वो किस पे जाता है, किसके लिए इस्तेमाल होता है, वो गौतम बुद्ध और उनके पीरों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक, फिर उसके बाद पाली के बारे में क़यास यह है कि यह मगरबी इलाके की प्राकृत थी। पाली के बारे में क्या इख्तिलाफ़ किया जाता है, क़यास किया जाता है कि यह मगरबी इलाके की प्राकृत थी। कुछ उलमा इसे कदीम मागधी और कदीम शोरशीनी के इख्तिलात का नतीजा भी समझते हैं। ठीक, अगला क्या है कि दरमियानी हिंद आरियाई को ज़माने को हिंद आरियाई के ज़माने को 3 ज़ेली अदवार पर तकसीम किया जाता है। पहला क्या है, पहली प्राकृत, दूसरा क्या है दरमियानी ज़माने की प्राकृत, तीसरे क्या है बाद की प्राकृत या अपभ्रंश। ठीक, दरमियानी हिंद आरियाई को कितने ज़मानों में तकसीम किया जाता है, 3, पहली प्राकृत, दरमियानी प्राकृत और बाद की प्राकृतें। ठीक, इनमें से पहले 2 दौरों की प्राकृतों में अदब पैदा हुआ, यानी क्या है कि इब्तदाई और दरमियानी, और आखिरी दौर बोलचाल की ज़बानों तक महदूद रहा। यानी बाद की प्राकृति क्या है कि ये बोलचाल तक महदूद रहा। प्राकृत के मशहूर कवायद नवेस मुहिम चंद्र ने अपभ्रंश के जो नमूने दिए हैं उनमें जदीद हिंद आरियाई की शुरुआत के आसार भी मिलते हैं। तीसरी जो कदीम हिंद आरियाई की जो तीसरा मरहला है वो क्या है, जदीद हिंद आरियाई। जदीद हिंद आरियाई का ज़माना 1000 ईस्वी से ताहाल मुकर्रर है। जदीद हिंद आरियाई ज़बानों की तश्कील का ज़माना सियासी लिहाज से सख्त उलट फेर का ज़माना था। इस्लामी तहज़ीब, मुआशरत और मुसलमान फ़ातहीन की ज़बानों का इख्तिलात यहाँ की तहज़ीब व तमद्दुन और ज़बानों से होने लगा, जिसे जदीद हिंद आरियाई के इर्तिक़ा में काफ़ी मदद मिली। फिर उसके बाद क्या है कि यहाँ पे एक कोटेशन है कि डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपनी किताब इंडो एरियन एंड हिंदी में लिखा है कि अगर मुसलमान हिंदुस्तान में फतूहात हासिल न की होती तब भी जदीद हिंद आरियाई ज़बान पैदा होती, लेकिन उन्हें जो संजीदा अदबी हैसियत हासिल हो गई है उनमें ज़रूर ताख़ीर होती। ठीक, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने उनके लसानी खुसूसियात के पेश नज़र जदीद हिंद आरियाई ज़बानों को मुख्तलिफ़ इलाक़ों में तकसीम किया है। किसने, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने उनकी लसानी जदीद हिंद आरियाई की लसानी खुसूसियात के पेश नज़र क्या मुख्तलिफ़ इलाक़ों में तकसीम किया है। और वह मुख्तलिफ़ इलाके कौन कौन से हैं, पहला है सिंधी, दूसरा है अलिंदा और तीसरा है पंजाबी, चौथा है गुजराती, पाँचवा है राजस्थानी और छठा है मगरबी हिंदी और फिर उसके बाद क्या है मशरिकी हिंदी। तो ये क्या है कि चलिए थोड़ा बहुत इसके बारे में देख लें कि क्या क्या है कि जदीद हिंद आरियाई को क्या है सुनीति कुमार चटर्जी ने मुख्तलिफ इलाक़ों में तकसीम किया। तो पहला क्या है सिंधी, यह सूबा सिंध की ज़बान है। सिंधी में अरबी और फ़ारसी के अल्फाज कसरत से शामिल है। पाकिस्तान में यह अरबी रस्मुल ख़त में है और हिंदुस्तान में देवनागरी में लिखे जाते हैं। ठीक, कौन, सिंधी। ठीक, जदीद हिंद आरिया ज़बानों में यह वाहिद ज़बान है जिस पर अरबी का रास्त असर पड़ा है। यानी यहाँ पे जदीद हिंद आरिया ज़बानों में यह वाहिद कौन, सिंधी, यह वाहिद ज़बान है जिस पर अरबी का रास्त असर पड़ा है। ठीक, और दूसरा है अलिंदा। दूसरा क्या है, अलिंदा, यह मगरबी पंजाबी की ज़बान है। ठीक, यह अपने कवायद और फरहंग दोनों एतबार से मशरिकी पंजाबी से मुख्तलिफ है। इसका अपना रस्मुल ख़त है जिसे लिंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिंडा कहा जाता है। यानी अल-हिंदा के रस्मुल ख़त क्या है, लिंडा। ठीक, जिस तरीके से क्या है हिंदी की रस्मुल ख़त क्या है कि देवनागरी है, उर्दू की रस्मुल ख़त का क्या है फ़ारसी है, और इसी तरीके से क्या अल-हिंदा की रस्मुल ख़त क्या है, लिंडा है। लेकिन यह अमूमन फ़ारसी रस्मुल ख़त में ही लिखी जाती है। ठीक,
फिर उसके बाद क्या है कि क्या है पंजाबी। ठीक, पंजाबी क्या है, ये मगरिब में अलहिंदा या मगरबी पंजाबी, शुमाल और मशरिक में ये पहाड़ी ज़बानों और जुनूब में बेकानीरी बोलियों से घिरी हुई है। क्या है कि मगरिब में या अलहिंदा मगरबी पंजाबी, शुमाल मशरिक में पहाड़ी ज़बानों और जुनूब में बेकानीरी बोलियों से घिरी हुई है। मशरिक में इसके हुदूद मगरबी हिंदी की 2 बोलियां यानी खड़ी बोली और हरियाणी से मिलते हैं। मशरिक में जब इसके हुदूद की बात की जाए तो क्या है, ये मगरबी हिंदी की 2 बोलियां जो कि कौन कौन सी है, खड़ी बोली और हरियाणी से इसके क्या है, मिलते जुलते हैं। पंजाब में भी ये एक शाख डोगरी है जो जम्मू में राइज है। सिख मज़हब की वजह से पंजाबी को बहुत तरक्की हुई। उन्होंने इसके लिए गुरुमुखी रस्मुल ख़त इख्तियार किया। यानी पंजाबी किस रस्मुल ख़त में लिखी जाती है, वो गुरुमुखी रस्मुल ख़त में लिखी जाती है। ठीक, अगला क्या है, गुजराती। यह गुजरात की ज़बान है। जदीद गुजराती क़वायद के एतबार से मगरबी हिंदी बिलखुसूस ब्रिज भाषा से काफ़ी मुतासिर है। कौन, गुजराती किससे मुतासिर है, कवायदी एतबार से क्या है कि यह ब्रिज भाषा से मुतासिर है। अस्मा और अफ़आल के एतबार से यह मगरबी हिंदी की इत्तिबा करते हैं जो दक्कनी की भी खुसूसियात है। ठीक, अगला है क्या, राजस्थानी। अगला क्या है, राजस्थानी या शोरसीनी अपभ्रंश से निकली है। राजस्थानी या शोरसीनी अपभ्रंश से निकली है। कौन, राजस्थानी। इसमें कदीम अदब का, किसमें, राजस्थानी में कदीम अदब का बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। हिंदी की वीरगाथा काल के कई रासों राजस्थानी में मिलते हैं। ठीक, राजस्थानी की कई बोलियां हैं। जैसे कौन कौन सी बोलियां हैं, जिनमें मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी काबिल ज़िक्र है। राजस्थान की तहज़ीबी ज़बान हिंदी है। राजस्थान की तहज़ीबी ज़बान क्या है, हिंदी है। अगला क्या है, मगरबी हिंदी। अगला क्या है, मगरबी। गुरेसन ने मध्य प्रदेश की ज़बान को मगरबी हिंदी का नाम दिया है, जिसने सबसे पहले मशरिकी और मगरबी हिंदी में फ़र्क किया है। मशरिकी और मगरबी हिंदी और मगरबी हिंदी में फ़र्क किया है। मगरबी हिंदी का बराह रास्त ताल्लुक़ शोरसीनी अपभ्रंश से है। मगरबी हिंदी की 5 बोलियां हैं। कौन कौन सी मगरबी हिंदी की 5 बोलियां हैं, जो कि क्या है, हमारे लोगों के निसाब का एक चैप्टर भी है, क्या मगरबी हिंदी और उसकी बोलियां। यहाँ पे केवल मुख्तसरन उसको कौन कौन सी बोलियाँ हैं उसको देख लें कि पहली मगरबी हिंदी की बोलियाँ क्या है, खड़ी बोली या हिंदुस्तानी। दूसरी बोली क्या है, हरियाणवी। तीसरी क्या है, ब्रिज भाषा। चौथी क्या है, कन्नौजी। 5वीं क्या है, बुंदेली। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, ये उर्दू का सिलसिला भी इन्हीं मगरबी हिंदी की बोलियों से मिलता है। उर्दू का सिलसिला जो भी क्या है, इसी मगरबी हिंदी की बोलियों से मिलता है। अगला क्या है कि मशरिकी हिंदी। अगला क्या है, मशरिकी हिंदी। मशरिकी हिंदी में मदगिरही, अवधी और छत्तीसगढ़ी बोलियां शामिल है। अवधी लखनऊ, फैज़ाबाद में बोली जाती है। इसका अदब किसी ज़माने में बहुत वसी था। इस ज़माने में उस बोली की हैसियत ज़बान की थी। इसमें जायसी की पद्मावत और तुलसीदास की रामचरितमानस जैसे शाहकार मिलते हैं। ठीक, बघेली क्या है, बुंदेलखंड की बोली है। छत्तीसगढ़ी मशरकी मध्य प्रदेश की बोली है। इस पर मराठी और उड़िया का असर है। मशरकी हिंदी बोलने वालों की तहज़ीबी ज़बान हिंदी है। मगधी से ताल्लुक़ रखने वाली ज़बानों में आसामी, बंगाली, उड़िया शामिल है। उड़िया के क़वायद बंगाली से बहुत मिलते जुलते हैं। ठीक, तो ये आप जिसका सेशन क्या है यहीं पे ख़त्म होता है। तो मुझे उम्मीद है कि जो निसाब का जो पहला पॉइंट था जिसका नाम था क्या है कि ज़बान इल्म ज़बान और हिंदुस्तानी बोलियों का तारुफ, तो आप लोगों को ये पॉइंट एग्ज़ाम में लिखने के लिए काफ़ी होंगे। तो अगर इसके नोट्स चाहते हैं तो क्या है कि हमारे अब्बास स्टडी पॉइंट पर क्या है जुड़े। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। जब तक कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।